बांस का चाइनीज ढाबा। पूरे गांव में एक ही चाइनीज ढाबा था। वो था दुर्गेश भाई का। ढाबे पे हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। वाह वाह दुर्गेश भाई, आपके ढाबे के चाइनीज का क्या कहना, मतलब खाते ही मजा आ जाता है। तो इतने सालों से बेच रहा हूँ भाई, तो खराब थोड़ी ना बनाऊंगा। अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, आपकी तारीफ ही कर रहा हूँ। दुर्गेश भाई के पास एक नौकर भी था, मंगू, जो हर दिन मन लगाकर काम किया करता था। ढाबे के आधे से ज्यादा काम मंगू ही किया करता था। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मालिक उस पे चिल्ला क्यों रहे हैं, हमारी तारीफ तो कर रहे हैं वो। मुझे पता है मोटी बुद्धि, तू अपना काम कर। और सुन भाई, यहाँ तारीफों के पुल बांधने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप खा के पैसे दे और जा। हाँ नहीं तो कुछ दिन तारीफ करेंगे, फिर अगले दिन उधार मांगेंगे। सब जानता हूँ इनकी हरकतें। जा रहा हूँ, अब से कभी नहीं आऊंगा तेरे इस ढाबे पे। जा जा, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरा ढाबा तू ही चलाता था। आगे यहाँ से। और तुम लोग सुन लो, जिसको खाना है चुपचाप खाओ, अपना ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। दुर्गेश को अपने चाइनीज ढाबे पर बहुत घमंड था। सीधे मुंह से वो किसी से बात तक नहीं किया करता था। मालिक ऐसे ग्राहकों से बात मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है। हमारी कमाई और हमारा घर वही तो चलाते हैं ना। तो कौड़ी के नौकर, तू मुझे सिखाएगा? तेरा पेट मैं पालता हूँ, तेरा घर मैं चलाता हूँ, वरना तेरे बुढ़े माँ बाप मर नहीं जाएंगे। मालिक मैं तो आपके लिए बोल रहा हूँ, ऐसे ही ग्राहकों का अपमान करते रहेंगे तो कोई नहीं आएगा हमारे ढाबे पे। तेरा बाप मेरे सामने हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, मेरे बेटे को काम पे रखो, और अब बेटा मालिक को बता रहा है कि कैसे बात करना चाहिए और कैसे नहीं। आज के बाद तेरी कोई जरूरत नहीं है, निकल जा यहाँ से। दुर्गेश सबके सामने मंगू को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। मालिक ऐसा मत करो, मेरे घर में मैं अकेला ही कमाता हूँ। अब मैं भी घर बैठ जाऊंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा मालिक? बेटा ये सब बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तुझे जो करना है कर, पर आज से यहाँ मत दिखना, वरना तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगा। ये देखते हुए एक ग्राहक ने कहा, क्या हो गया दुर्गेश भाई, उस बच्चे को क्यों चिल्ला रहे हो? अपना काम कर, तुझसे किसी ने कुछ पूछा क्या? दुर्गेश अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। वो धक्के मारकर मंगू को काम से निकाल देता है। मंगू घर पहुंचकर रोते रोते सारी बात अपने माता पिता को बताता है। मंगू के पिताजी बांस की टोकरियां बनाकर बेचा करते हैं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? 10 बार बोला है, कहीं भी सोच समझ के बोला कर। पता है कितनी मुश्किल से तुझे काम पे लगाया था, अब घर कैसे चलेगा? बांस की टोकरियां भी 1-2 बिकती हैं पूरे दिन में। अरे बस कीजिए, वो पहले से ही रो रहा है और ऊपर से आप। बेटा तू रो मत। मैंने उन्हें बहुत समझाया पर वो नहीं माने, तो मैं क्या करता? ठीक है, रोना बंद कर, मैं कल दुर्गेश भाई से बात करता हूँ। अगले दिन मंगू के पिताजी दुर्गेश भाई के पास बात करने के लिए जाते हैं, पर दुर्गेश भाई ने मंगू के बदले दूसरे लड़के को काम पर रख लिया था। बेटा ज्ञान देता है और बाप हाथ जोड़ता है। अब तू हाथ जोड़ या पैर पड़, मैं मंगू को काम पे नहीं रखूंगा, उसके बदले दूसरे लड़के को काम पे रख लिया है। मालिक ऐसा मत कीजिए, आप तो हमारी परिस्थिति जानते हैं। बोला ना नहीं रख सकता हूँ, अब दिमाग का दही मत कर। मालिक ग्राहक आए हैं, कहाँ बिठाऊं? मेरे सर पे बिठा दे। 20 लोग हैं, सोच लो, सब आपके सर पे बैठ गए तो आप जमीन में धंस जाएंगे। अबे मोटी बुद्धि, वहां बिठा। और तू सुबह सुबह रोना धोना मत कर, वरना बेटे की तरह तुझे भी धक्के मार के भगा दूंगा। मंगू के पिताजी उदास होकर घर आते हैं। क्या हुआ पिताजी? दुर्गेश भाई ने तेरी जगह किसी और को काम पे रख लिया है। अब क्या होगा, कैसे ये घर चलेगा? अब सब भगवान भरोसे, जो होगा सो होगा। कुछ दिनों बाद मंगू के पिताजी
चाइनीज लेने जाते हैं, पर दुर्गेश भाई उसे चाइनीज देने से मना कर देते हैं और वो घर लौट आते हैं। हर दिन दुर्गेश भाई का घमंड बढ़ता जा रहा है। क्या कहा दुर्गेश भाई ने? आज मेरा चाइनीज खाने का मन था तो मैं उनसे चाइनीज खरीदने गया था, पर उन्होंने देने से बिल्कुल मना कर दिया। ऐसे क्यों पिताजी? दुश्मनी निकाल रहा है। पूरे गांव में बस वही चाइनीज मिलता है ना, इसीलिए। पिताजी, मैं चाइनीज बना के खिला देता हूँ आपको। मंगू चाइनीज बनाने में लग गया। थोड़ी देर में चाइनीज तैयार थी। वाह, क्या खुशबू है। खा के बताइए कैसी बनी है। दोनों माता पिता पूरे चाव से चाइनीज खाते हैं। तू इतना बढ़िया चाइनीज बनाता है, मुझे पता ही नहीं था। तेरा तो चाइनीज का ढाबा होना चाहिए। सच में? और नहीं तो क्या। पैसे कहाँ से आएंगे चाइनीज का ढाबा खोलने के लिए? मेरे गहने गिरवी रख दे। अगर धंधा नहीं चला तो पैसे डूब जाएंगे। वैसे भी कुछ महीनों बाद गहने गिरवी रखने ही पड़ेंगे। बेटा, एक बार कोशिश कर ले, और आज तो तेरे पिताजी भी तेरे साथ हैं। मंगू गहने गिरवी रखकर एक ठेला और सारा सामान ले लेता है और उसी पे चाइनीज बेचने लगता है। दूसरी ओर दुर्गेश भाई का ढाबा पूरी तरह से खाली हो जाता है। सारे गांव वाले कहाँ मर गए? आज कोई चाइनीज खाने नहीं आया। छोटू, छोटू! ये कमीना पता नहीं कहाँ मर गया। छोटू सामने से चला आ रहा था। छोटू के मुंह पर चाइनीज लगा था। हाँ मालिक। तेरे मुंह पे क्या लगा है? अरे वहाँ मंगू चाइनीज बेच रहा है, बहुत टेस्टी है। हमारे सारे ग्राहक वही चाइनीज खा रहे हैं, मैं भी वही खा रहा था। तेरी तो मुझे उल्टा बोलेगा। जा, वहाँ जाके बोल दुर्गेश भाई 70 रुपये का चाइनीज बेच रहे हैं। छोटू वही करता है जो मालिक ने बोला था और सारे ग्राहक फिर से दुर्गेश भाई के ढाबे की ओर चले जाते हैं। मेरा धंधा कहीं शुरू होते ही बंद ना हो जाए। अगर मैं 70 रुपये में चाइनीज बेचने लगा तो कुछ नहीं बचेगा। मंगू परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिन ढला और वो घर लौटा। पहले बहुत ग्राहक थे, फिर दुर्गेश भाई ने अपने चाइनीज का दाम कम कर दिया, इसीलिए सारे वहीं चले गए। अगर हम दाम कम करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, उल्टा हमारे जेब से ही जाएगा। हमें कुछ अलग करना होगा। क्या अलग? मंगू के पिताजी थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं। मंगू के पिताजी की नजर घर में रखे बांस पर जाती है। क्यों ना हम बांस में चाइनीज बेचें? लेकिन बांस तो जल जाएगा। कुछ ऐसे बांस होते हैं जो जल्दी नहीं जलते हैं। कोशिश करके देखते हैं, शायद तेरा धंधा चल जाए। और सुन, तू उस दुर्गेश की तरह दाम कम मत करना। ठीक है पिताजी। अगले दिन मंगू बांस में चाइनीज बनाने लगता है, पर कोई नहीं आता है छोटू के अलावा। बांस का चाइनीज पहली बार सुना और देखा है, पर खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक प्लेट देना तो। छोटू को बांस का चाइनीज बहुत अच्छा लगता है। मजा आ गया। तुझे इतना अच्छा लगा? हाँ, ये बहुत चलेगा। आप मुझे काम पे रख लो। आपको बहुत जल्द लड़के की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी दुर्गेश भाई बहुत घमंडी हैं, अच्छे से बात तक नहीं करते हैं। ये लो पैसे। नहीं, जब तू काम पे आएगा तो तेरी पगार से काट लूंगा। छोटू दुर्गेश भाई के पास जाता है। तेरे बाप का राज है जो इतना लेट आता है? पगार इतना कम देता है और काम दुनिया भर का करवाता है। अभी से तेरा काम छोड़ रहा हूँ। छोटू सब ग्राहकों को सामने से चिल्लाते हुए कहता है, मंगू बांस का चाइनीज बना के बेच रहा है। इस चाइनीज से 100 गुना ज्यादा अच्छा और स्वादिष्ट है। ग्राहक मंगू के बांस का चाइनीज खाने के लिए चले आते हैं और बांस में पकाकर बांस में परोसा हुआ चाइनीज लोगों को बहुत भा रहा था। वाह, मजा ही आ गया। इस बांस के चाइनीज के लिए 200 रुपये भी कम है। मंगू का बांस का चाइनीज स्टॉल चल पड़ा।
मंगू ने छोटू को भी काम पर रख लिया। कुछ महीनों में मंगू ने खुद का ढाबा भी खोल लिया। ये देखकर दुर्गेश भाई जलकर राख हो गए। मैं भी बांस में चाइनीज बना के बेचूंगा। दुर्गेश भाई भी बांस में चाइनीज बनाने लगे, पर उन्हें बांस की पहचान नहीं थी, इसीलिए उनका बांस जलने लगा और धीरे धीरे पूरे ढाबे में आग लग गई कि जिसका काम उसी को साजे, दूजो करे तो गोटियों खाए। प्रीति एक बोनी लड़की थी जो अपनी 2 बहनें नेहा और पारुल के साथ रहा करती थी। प्रीति की माँ की कई दिनों से तबीयत खराब रह रही थी, इसलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी प्रीति के कंधों पर आ गई थी। एक दिन जब प्रीति की माँ का देहांत हो जाता है तो उसकी दोनों बहनें रोते हुए बोलती है, दीदी अब तो माँ चली गई, अब हम क्या करेंगे? माँ चली गई तो क्या हुआ? तुम्हारी बड़ी बहन तो है ना, मैं तुम्हें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। प्रीति की माँ के चले जाने के बाद प्रीति को अकेले ही उसकी दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा करना था। एक दिन उसकी दोनों बहनें स्कूल से रोते हुए घर आती हैं और नेहा बोलती है, दीदी हमें स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल से निकाल दिया गया? लेकिन क्यों? तुम दोनों ने कहीं कोई शैतानी तो नहीं की थी ना? नहीं दीदी, हमने कुछ नहीं किया था। वो मैडम ने कहा कि हमारी अभी तक फीस नहीं भरी गई है और जब तक फीस नहीं आ जाती तब तक हमें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। 3-4 महीनों की फीस जमा हो चुकी है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। किसी की नौकरी करने से तो मैं अपनी बहनों को पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी। क्या हुआ दीदी, आप इतनी शांत क्यों हो गईं? अरे नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज तुम दोनों के लिए खाने में क्या बनाऊं। भूख भी लग रही होगी ना? और रही बात फीस की, तो तुम दोनों उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो, वो सब मैं देख लूंगी। प्रीति के ऊपर जिम्मेदारी काफी थी, लेकिन जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए कोई काम नहीं था। प्रीति खुद से बात करते हुए कहती है, मैंने इतने टाइम ढाबे में काम किया है, मुझे ढाबे के बारे में सब कुछ पता है और मुझे खाना भी काफी अच्छा बनाना आता है। अगर मैं ढाबा ही खोल लूं तो मेरा ढाबा अच्छा चल सकता है, और तो और घर के पास ही ढाबा खोलना बहुत सही रहेगा। इससे मैं अपनी बहनों पर भी नजर रख पाऊंगी। प्रीति ढाबा खोलने की सोचती है और अगले ही दिन ढाबा खोलने की तैयारी में लग जाती है। प्रीति के ढाबे का पहला दिन होता है और एक आदमी आता है और आवाज लगाते हुए कहता है, अरे कोई ढाबे में है या ढाबा खोलकर भूल ही गए हो? जी बताइए, क्या चाहिए आपको? बेटा जाओ किसी बड़े को बुला कर लाओ, अब मैं बच्चे से खाना थोड़ी मंगवाऊंगा। जी माफ कीजिएगा, मैं बॉनी ही हूँ। अच्छा, वैसे ढाबे में खाना तुम ही बनाती हो या बनाने के लिए किसी और को रखा है? जी मैं ही खाना बनाती हूँ। आप बताइए आपको क्या क्या खाना है? तुम कढ़ाई तक पहुँच जाती हो जो खाना बना लोगी। आप यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हैं या खाना खाने? आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको खाना क्या है, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस पूछ रहा हूँ। वो क्या है ना, तुम बौनी हो और बौनी लड़की का ढाबा तो मैंने पहली बार देखा है। अच्छा गले तक तो पहुँच ही जाती हो ना तुम। आपको कुछ मंगवाना भी है या बस ऐसे ही पंखे की हवा खाने आ गए हैं? नहीं मंगवाना है तो जा सकते हैं आप। मेरे लिए तो नान और एक पनीर की सब्जी। आदमी का ऑर्डर लेकर प्रीति फटाफट से रसोई में खाना बनाने चली जाती है और फटाफट से खाना बनाकर ले आती है। खाना खाने के बाद जब पैसे देने का नंबर आता है तो वो आदमी खड़ा होकर प्रीति का मजाक बनाते हुए ऊपर से पैसे देता है, जहाँ तक प्रीति का हाथ पहुँचता ही नहीं। तो प्रीति कहती है, भाई साहब आपको शर्म नहीं आती है क्या? अरे आपको जब खाना हाथ में मिला है तो पैसे हाथ में देने में क्या शर्म आ रही है आपको? पैसे हाथ में दीजिए ना। अरे ढाबे की मालकिन हो तुम, तुम्हें तो ऊंचाई से पैसे लेने की आदत होगी ना, तो बस इतनी सी ऊंचाई से पैसे लेने के नाम पर तुम घबरा रही हो। ये लो ना पैसे।
आपको एक बोनी लड़की को तंग करते हुए मजा आ रहा है क्या? या फिर आपका यही स्वभाव है कि परेशान लोगों को और परेशान करना? मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम बौनी हो। बौनी लड़की का ढाबा ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इससे अच्छा तो ये है कि कहीं नौकरी ही कर लो। कम से कम कोई तरस खा के तुम्हें नौकरी तो दे देगा ना। नहीं, कोई मुझ पर तरस खाए और मुझे काम दे, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप मेरे पैसे दे दीजिए और प्लीज जाइए यहाँ से। वो आदमी प्रीति को पैसे देकर चला जाता है। प्रीति खुद से बोलती है, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, लेकिन प्रीति तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। अभी तो ऐसे बहुत से लोग आएंगे, मुझे सबका सामना डट कर करना होगा। प्रीति का कई लोग मजाक बनाने आते हैं और कुछ लोग तो बस इसलिए आते हैं कि बौनी लड़की को देख सके। प्रीति की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी प्रीति अपना ढाबा बंद करने के बारे में नहीं सोचती है। कुछ दिनों बाद एक बहुत ही लंबी औरत आती है और यहाँ वहाँ ढूंढते हुए बोलती है, अरे कोई देख क्यों नहीं रहा है? कोई है? प्रीति उस लंबी औरत के नीचे खड़ी होती है और कहती है, जी कहिए, मैं यही हूँ। हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है, लेकिन तुम हो कहाँ पर? मैडम, मैं आपके नीचे ही खड़ी हूँ। इधर उधर नजरें घुमाने से कुछ नहीं होगा, जरा आप अपने नीचे तो देखिए। ये किसका बच्चा खो गया? मैडम, ये मेरा ही ढाबा है। आप बताइए कि आपको क्या खाना है, मैं अभी खाना ले आती हूँ। तुम बाल मजदूरी कर रही हो क्या? जरा ध्यान से, कहीं पुलिस आ गई ना तो बाल मजदूरी के जुर्म में अंदर कर देगी। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया मैडम, लेकिन आप अपना ऑर्डर तो दीजिए। तुम्हारे ढाबे में जो भी बेस्ट हो वो मेरे लिए ले आओ। प्रीति उस औरत के लिए खाना बनाकर ला ही रही होती है कि तभी उसके हाथों से खाने की थाली नीचे गिर जाती है और सारा खाना वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वो औरत बोलती है, देखा बौनी कहीं की, अरे ये छोटे छोटे से हाथ है तुम्हारे, इन हाथों से काम करोगी तो यही होगा ना। माफ कीजिएगा मैडम, गलती से गिर गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ और आपके लिए वापस खाना बनाकर ले आती हूँ। बस 5 मिनट दे दीजिए मैडम जी। रहने दो, पहली बार में ही देख लिया है, अब और कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है। तुम खुद ही खाओ ये तुम्हारा गिरा हुआ खाना, मैं जा रही हूँ। मैडम जी जाइए मत, बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं तुरंत आपके लिए खाना बना कर ले आती हूँ। प्रीति बोलती रह जाती है, लेकिन वो औरत गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रीति का खाना जो कोई खाता वो तारीफ ही करता था, लेकिन प्रीति के खाने की तारीफ से ज्यादा उसके बौने होने के चर्चे थे। हर कोई प्रीति का मजाक उड़ाता और उसको ढाबा बंद करने की सलाह देता। कुछ दिनों बाद एक आलोक नाम के बहुत अमीर आदमी प्रीति के ढाबे पर आते हैं और कहते हैं, मेरे लिए बस दाल रोटी ले आइए। उस आलोक का ऑर्डर लेकर प्रीति फटाफट से दाल रोटी बनाती है और लाकर आलोक को दे देती है। दाल रोटी में इतना ज्यादा स्वाद होता है कि आलोक प्रीति से बोलता है, वाह क्या बनाया है, कोई शेफ है या आपने ही बनाया है? जी मैंने ही बनाया है। आप बौनी हो, मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन आपकी हाइट छोटी है तो आपको खाना बनाने में काफी मुश्किलें आती होंगी ना? मुश्किलें तो हर जगह ही आती है ना जी, हम डर कर थोड़ी ना बैठ सकते हैं। मैं काफी बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं आपको कोई जॉब ऑफर नहीं कर रहा, लेकिन आपके ढाबे में छोटी सी हिस्सेदारी लेना चाहता हूँ। आपके खाने का इतना अच्छा स्वाद है कि मैं यही चाहता हूँ कि हर किसी को ये स्वाद मिले। आलोक की इस डील के लिए प्रीति मान जाती है और कुछ ही दिनों में वो एक छोटे से ढाबे को बड़ा सा होटल बनाने में सफल भी हो जाती है।